हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श गोपाल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मुस्लिम लोग के जो हमारी सीरीज चलती आ रही है उसी का एक अगला टॉपिक। अब इससे पहले जो है मैं आपको मुस्लिम विवाह के बारे में बता चुका हूं कि मुस्लिम विवाह क्या होता है, निकाह क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे होता है, और उसके बाद महर के बारे में बता चुका हूँ। महर क्या होती है, कैसे डिसाइड होती है, उसके कितने प्रकार है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये जो है हमारा 4th या 5th लेक्चर होने वाला है। अभी मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले रिकॉर्ड किया था तो स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से, कैमरे की स्टोरेज की वजह से आधा ही रिकॉर्ड हो पाया था, तो मैं इसे पूरा फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आज का जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं विवाह विच्छेद के बारे में, यानी कि तलाक वाली साइड में अब हम आ चुके हैं। विवाह कैसे होता है, क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। अब हम आ चुके हैं धीरे धीरे तलाक वाली साइड में, तो इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें भी आज हम देखने वाले हैं कि पति द्वारा विवाह विच्छेद किया जाना है, यानी कि वे कौन कौन से कारण है या वो कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर पति द्वारा, किसी मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को तलाक दिया जा सकता है। तो आज हम सिर्फ पति द्वारा दिए जाने वाले तलाक में, यानी कि कौन कौन से कारण है या कौन कौन से तरीके हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जहां पर पति पत्नी को तलाक दे सकता है। अब पत्नी भी पति को तलाक दे सकती है, उन तरीकों के बारे में हम अगली वीडियो में आराम से पढ़ेंगे। अब ये जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें कुल मिलाकर के ये 15 पॉइंट है। इन 15 पॉइंट को आप डायरेक्ट अगर याद करने जाएंगे तो आपको ये 15 पॉइंट कभी याद नहीं रहेंगे। आप इनमें से बीच में कोई ना कोई पॉइंट भूल ही जाएंगे। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इस तरह के फ्लो चार्ट बना करके पढ़ना। ये फ्लो चार्ट बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। आपको लास्ट में मैं हट जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अपने बुक में कहीं पर भी नोट कर लेना, जिससे आपको ये 15 ही पॉइंट आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि आपको फ्लो चार्ट में आपके दिमाग में बैठ जाता है कि भाई इस पॉइंट के अंदर 4 पॉइंट थे, उस 4 पॉइंट के पहले पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट थे, लेकिन आप 15 ही पॉइंट ऐसे लाइन वाइज याद करने जाओगे तो आपको कभी याद नहीं रहेंगे। तो इसीलिए फ्लो चार्ट के रूप में याद करें। इसमें समझना भी बहुत ईजी हो जाता है। अब जैसे मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है कि लास्ट में वीडियो पूरी देखने के बाद रिवाइंड करके ये जो सारे पॉइंट है, क्योंकि इसमें कई सारे नए शब्द आ रहे हैं, जैसे तलाक, तलाक फिर भी आपने सुन रखा होगा, इला है, जिहर है, लियन है, अहसन है, हसन है, इधर मुबारक है, इधर खुला है। ये सारे वर्ड आपने हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि एक पेन पेपर पे इन वर्ड को लिखते जाना है और इनके अंदर क्या मैटर है वो एक लाइन में शॉर्ट में आपको लिख देना। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता चलूंगा। अब बात करते हैं वीडियो के बारे में, इस लेक्चर के बारे में। क्या है कि पति द्वारा विवाह का विघटन होना। पति द्वारा किसी पत्नी को विवाह के से तलाक देना है, पति द्वारा पत्नी को तलाक देना है, विवाह विघटन किया जाना। तो आज हम सिर्फ पति द्वारा किए जो तरीके हैं उन्हीं के वो अच्छे से पढ़ेंगे। पत्नी के जो कार्य है, पत्नी द्वारा जो विवाह विघटन होता है उसे हम अगली वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ पति द्वारा पे जोड़ देंगे। तो क्या होता है कि पति द्वारा विवाह विघटन के मेन रूप से मुख्य तो ये 4 भाग है विवाह विघटन के। मेन रूप से विवाह विघटन के 4 भाग है। पति द्वारा के नहीं कह रहा हूं मैं, विवाह विघटन के कह रहा हूं। या तो मृत्यु हो जाने पर, पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो वहां विवाह विघटन हो जाता है, विवाह विघटन किया जा सकता है। दूसरा है धर्म परिवर्तन द्वारा। पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति अगर धर्म का परिवर्तन कर लेता है, यानी कि मुस्लिम धर्म को त्याग करके कोई अन्य धर्म अपना लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसी समय जो है वो विवाह जो था उन दोनों के मध्य वो समाप्त हो जाता है और विवाह विघटन हो जाता है। तो यहाँ पर भी पति और पत्नी दोनों दे सकते हैं, यानी कि पत्नी द्वारा विवाह विघटन जब हम पढ़ेंगे तो भी ये पॉइंट आएगा, क्योंकि पति की मृत्यु हो जाती है तो भी विवाह विघटन हो जाएगा और पत्नी की हो जाती है तो भी विवाह विघटन हो जाएगा। ये भी दोनों में आएगा, पति पत्नी में, क्योंकि धर्म अगर पति ने परिवर्तित कर दिया तो भी विवाह विघटन होगा और धर्म अगर पत्नी ने परिवर्तित कर दिया तो भी विवाह विघटन हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा हमारा पॉइंट है पक्षकारों के कृत्य पर, यानी कि अगर पति और पत्नी में से कोई या पति और पत्नी दोनों मिलकर के कुछ ऐसे काम करते हैं, उन कामों पर भी विवाह विघटन हो सकता है। वो कौन कौन से काम है वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। और फोर्थ हमारे न्यायिक प्रक्रिया द्वारा, यानी कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 2 में जो लिखा गया है उनके द्वारा भी विवाह विघटन हो सकता है, यानी कि न्यायालय द्वारा, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम द्वारा भी विवाह विच्छेद हो सकता है। तो ये तो चलो समझ में आया कि न्यायिक प्रक्रिया द्वारा हो जाएगा, जो धारा 2 में लिखा है उस हिसाब से हो जाएगा। ये भी समझ आया कि मृत्यु हो जाएगी किसी की तो विवाह विघटन कराया जाएगा, और धर्म परिवर्तन हो जाता है तो धर्म परिवर्तित होते ही विवाह विघटन हो जाएगा, चाहे दोनों में से कोई भी करे। अब आता है हमारा ये वाला पॉइंट जो कि है पक्षकारों के कृत्य द्वारा। पक्षकारों के कृत्य यानी कि या तो कुछ पति कुछ ऐसे काम कर देगा जिसकी वजह से विवाह विघटन हो जाएगा, या पत्नी कुछ ऐसे काम कर देगी जिसकी वजह से विवाह विघटन हो जाएगा, या दोनों मिल करके कुछ ऐसे काम कर देंगे जिसके कारण विवाह विघटन हो जाएगा। तो इन्हीं कामों को आज हम देखने वाले हैं। अब कौन कौन से काम है?
पक्षकारों के कृत्य में पहले तो है पति के काम, क्योंकि आज हम पति द्वारा विवाह विघटन पढ़ रहे तो हम पति के कामों को ही अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरे है पत्नी के काम, पत्नी अगर कोई ऐसे काम कर देती है तो भी विवाह विघटन हो सकता है, लेकिन पत्नी के कामों को इस वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे पत्नी द्वारा विवाह विघटन, उसमें हम इसके कामों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ पति के कामों को पढ़ेंगे, पत्नी के कामों को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो दोनों साथ मिलकर के ऐसे कोई काम कर देते हैं जिनके कारण विवाह विघटन हो जाता है, तो वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पति भी आ रहा है, पति भी मिलकर के काम कर रहा है, तो इसको भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। और आपके अगर एग्जाम में आता है कि पति द्वारा किए गए कार्यों में, तो भी आपको पारस्परिक सहमति वाला लिखना है, क्योंकि इसमें दोनों मिलकर के काम करें, तो पति भी इसमें आ रहा है, तो आपको ये पॉइंट भी लिखना है। तो पहले हम यहीं से इसी से शुरू करते हैं, क्योंकि ये छोटा सा खत्म हो जाएगा अभी। पारस्परिक सहमति से, यानी कि दोनों मिलकर के, मान लीजिए एक प्रकार का तलाक होता है, पारस्परिक सहमति से किया गया तलाक, यानी कि खुला प्रकार का और मुबारक प्रकार का। पारस्परिक सहमति से भी खुला और मुबारक, इन दो प्रकार से तलाक हो सकता है। अब तलाक क्या होता है वो तो हम इधर वाले में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसमें पारस्परिक सहमति से भी दो प्रकार से जो है विवाह विच्छेद हो सकता है, एक तो खुला प्रकार से, एक मुबारक प्रकार से। अब ये दोनों क्या होता है, ये हम तलाक पढ़ने के बाद इस पर वापस आते हैं। तो आ जाते हैं इधर पति के कार्य के ऊपर। हम पढ़ रहे थे पक्षकारों के कृत्य में, पक्षकारों के कृत्य में पति के कार्यों पर आ जाते हैं। पति के कार्य क्या कहते हैं, पति अगर तलाक दे देता है तो तलाक देने पर भी विवाह विच्छेद हो जाता है, क्योंकि विवाह विच्छेद को ही आम भाषा में तलाक कहा जाता है। अब तलाक का क्या होता है, तलाक का शाब्दिक अर्थ तो ये होता है कि अलग कर देना, सेपरेट हो जाना, या उस चीज को समाप्त कर देना, खत्म कर देना। तो तलाक का शाब्दिक अर्थ तो ये है कि उसे समाप्त कर देना, खत्म कर देना, या अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, तलाक का शाब्दिक अर्थ होता है। अब पति अगर पत्नी को तलाक दे देता है तो ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद हो जाएगा। अब तलाक के भी कई सारे प्रकार होते हैं, बहुत से प्रकार होते हैं, मुस्लिम विधि में भी बहुत से 7-8 प्रकार दे रखे हैं, लेकिन हमें मेन रूप से 2 तलाक के प्रकारों को बहुत अच्छे से याद करना है, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और सबसे ज्यादा पूछे भी यही 2 जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही 2 है। तो इन 2 को अच्छे से याद करना है। पहला है तलाक तलाक अहसन, और दूसरा है तलाक हसन। अब ये दोनों क्या होते हैं, इनको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। भाई तलाक हसन में क्या होता है कि पति द्वारा तलाक लेने के लिए पत्नी को ये कहा जाता है, शब्द कहे जाते हैं कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। 3 बार ये कहे जाते हैं शब्द। तो तलाक अहसन में क्या होता है कि मुस्लिम पैगंबरों द्वारा तलाक अहसन जो है, इसे उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट प्रकार का तलाक माना गया, यानी कि तलाक लेना हो तो सबसे बढ़िया तरीका है तलाक अहसन। मुसलमानों में इससे सबसे बढ़िया माना गया। और इसके बाद सेकंड नंबर का जो माना गया वो माना गया तलाक हसन को, यानी कि ये भी बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन इससे थोड़ा सा कम अच्छा तरीका है, लेकिन तलाक लेने का एक अच्छा तरीका है तलाक हसन। और इसके नीचे के भी कई बहुत सारे तरीके हैं, इसमें से एक सबसे नीचे आता है जो कि ये सबसे खराब तरीका है तलाक लेने का, उसे बहुत कम प्रेफर किया जाता है। तो हमें मेनली ये फर्स्ट के जो 2 है इनको अच्छे से पढ़ना है, ये दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो तलाक अहसन में क्या होता है कि जो वर्ड करना होता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, ये 3 बार करना होता है। तो तलाक अहसन में क्या होता है कि ये तीनों ही एक ही बार में कह दिए जाते हैं कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, ये तीनों एक ही बार में कह दिए जाते हैं। अब जब ये वर्ड कहे जाते हैं तब कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है, एक तो ये ध्यान रखना होता है कि पहला तो ये कि पत्नी पाक अवस्था में हो। पाक अवस्था का क्या मतलब होता है, पाक अवस्था का मतलब होता है कि पत्नी अपने पीरियड्स में नहीं हो, वो अपने मासिक धर्म चक्र में नहीं हो उस समय। दूसरा वो ऐसी स्थिति में हो कि पति कह रहा है, जो उसे पता चल रहा है कि पति उसे ये बात कह रहा है। तो ये 2 चीजें ध्यान रखनी होती है। पाक अवस्था का मतलब ये है कि वो अपने मासिक धर्म में या पीरियड्स में नहीं हो, और दूसरा उसे पता चल रहा हो कि पति जो है मैं तुमसे तलाक ले रहा हूँ, मैं तुमसे तलाक ले रहा हूँ, मैं तुमसे तलाक ले रहा हूँ, ये बात कह रहा है। तो उस स्थिति को पाक अवस्था कहते हैं, यानी कि पत्नी पाक अवस्था में होनी चाहिए। और तलाक अवस्था में पति एक ही बार में, मतलब एक ही समय 3 बार बोल देगा कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि भाई तलाक लेने के बाद पति पत्नी को तलाक दे देता है, तो इसी स्थिति में पत्नी को इद्दत की अवधि गुजारनी होगी, पत्नी को इद्दत की अवधि गुजारनी होगी। अब इद्दत की अवधि क्या होती है ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। वैसे तो एक लंबा पूरा वीडियो बन सकता है इस पे, लेकिन एक बार मैं आपको समझने के लिए शॉर्ट में समझा देता हूँ कि इद्दत की अवधि का मतलब होता है कि जब पति पत्नी का तलाक होता है मुस्लिम विधि में, तो मुसलमानों में पत्नी को एक छोटा सा टाइम पीरियड सेपरेट गुजारना होता है। उस टाइम पीरियड में वो किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बना सकती। तो उस टाइम पीरियड को जो है इद्दत की अवधि कहते हैं। वो इद्दत की अवधि गुजार देने के बाद ही जो है तलाक होता है। अगर उस इद्दत की अवधि में पति और पत्नी के बीच फिर से संबंध बन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो तलाक वहां नहीं हो पाता है और वो खत्म हो जाता है, उसे फिर से
स्टार्ट करना होता है। तो ऐसी स्थिति में इद्दत की अवधि गुजारनी होती है, यानी कि वो टाइम पीरियड सेपरेट गुजारना होता है पत्नी को। उसके बाद उस टाइम पीरियड में वो सहवास से मना कर देगी, यानी कि उसे पति के साथ किसी भी प्रकार का संबंध बनाने से मना कर देगी। अगर ऐसा मना करती है और वो इद्दत की अवधि पूरी सेपरेट गुजार देती है तो ही जाकर के वैलिड रूप से तलाक माना जाएगा। अब बात करें तलाक हसन की। अभी तक हमने पढ़ा तलाक अहसन। तलाक हसन और अहसन में थोड़ा सा फर्क है। तो इसमें भी 3 बार कहना होता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है कि इस जो तलाक अहसन हमने पढ़ा, इसमें एक ही बार में वो तीनों बार बोल देता है। एक ही समय में वो तीनों बार बोल देता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन तलाक अहसन में क्या सिस्टम है कि इसमें मान लीजिए आज 1 अगस्त 2024 को कहा कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं, तो अगली बार यानी कि उसे जो 3 बार कहना होता है, तो उसमें अगली बार जो है वो कब कहेगा, वो इसके 30 दिन बाद, यानी कि 1 सितंबर को 1 सितंबर को वो अगली बार कहेगा कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं, और फिर 1 अक्टूबर को कहेगा कि वो मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं। यानी कि जब भी वो कहेगा मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं, तो अगली बार उसे कहने के लिए 30 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। मान लीजिए आज का 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त को कहने के बाद वो 1 सितंबर को कहेगा कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, फिर तीसरी बार वो 1 अक्टूबर को कहेगा कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। तो जब वो तीनों बार कह देगा, यानी कि तीनों मंथ का टाइम पूरा हो जाएगा, तब जाकर के तलाक पूरा होगा। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट ये है कि मान लीजिए उसने 1 तारीख को कहा आज कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, और अगला उसका 30 दिन पूरे हो रहे हैं अगली 1 तारीख को, तो अगली 1 तारीख को मान लीजिए अगर पत्नी पाक अवस्था में नहीं है, यानी कि वो अपने पीरियड्स पर है, मासिक धर्म चक्र में है, तो ऐसी स्थिति में वो उस समय नहीं कह सकता। उसे फिर थोड़े दिन रुक करके जब वो पाक अवस्था में आ जाए तब उसे कहना होगा, और फिर उससे 30 दिन बाद तीसरी बार कहना होगा, तब जाकर के ये तलाक हसन पूरा होगा। इसमें भी सेम चीज है कि भाई ये जो फर्स्ट टाइम का और जब वो लास्ट टाइम कहता है, उस समय के बीच में पति और पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, वो दोनों अलग अलग रह रहे हो, तभी जाकर के ये तलाक हसन भी पूरा होगा और वैध तलाक माना जाएगा। तो इसमें क्या था कि तीनों बार अलग अलग बोलना होगा, और हर बार बोलने के बीच में 30 दिन का गैप होगा, और 30 दिन में वो मासिक चक्र में नहीं बोल सकता, मासिक धर्म में, यानी कि पत्नी पाक अवस्था में होगी तभी जाकर के वो बोल सकता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। और इसके बाद इस जो पीरियड है, फर्स्ट टाइम जब तलाक के लिए कहा जाता है और लास्ट टाइम जब तलाक के लिए कहा जाता है, इसके बीच में पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार के कोई संबंध नहीं होने चाहिए, तब जाकर के तलाक हसन पूरा हुआ। यानी कि तलाक अहसन में तो एक ही बार में तीनों बार बोल देगा और फिर इद्दत की अवधि गुजारेगी जिसमें वो किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रख सकते। लेकिन तलाक हसन में क्या होगा कि वो एक बार में नहीं कह सकता, 30 दिन के गैप पे कहेगा, और इस टाइम के बीच में किसी भी प्रकार का उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों तलाक के प्रकार अपन ने पढ़ लिए। यानी कि पति के कार्य में हमने पढ़ा कि पति तलाक देकर के पत्नी से अलग हो सकता है और विवाह विच्छेद कर सकता है। अब तलाक के दोनों प्रकार भी मैंने आपको बता दिए, तलाक के भी 2 प्रकार है वो हमने बता दिए। अब पति अगर इला कर लेता है तो भी विवाह विच्छेद हो जाता है। अब इला क्या होता है? इला का मतलब होता है कि शपथ या प्रतिज्ञा लेना, यानी कि पति शपथ या प्रतिज्ञा ले लेता है। जैसे कि इस मुस्लिम विधि में बताया भी गया, कहीं लाइन भी आपने पढ़ी होगी कि मैं खुदा की शपथ लेता हूं या खुदा की कसम खाता हूं कि मैं 4 माह तक तुमसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनाऊंगा, 4 माह तक किसी भी प्रकार का तुमसे संबंध नहीं बनाऊंगा। पति अपनी पत्नी को ये कहता है खुदा की कसम खा करके, यानी कि उसे इला कहते हैं। इला का मतलब होता है कि पति या पत्नी जो है, सॉरी पति जो है वो शपथ लेता है कि किसी भी बारे में शपथ लेता है, तो इसमें ये शपथ लेता है कि वो 4 माह तक पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बनाएगा। जब अगर पति ऐसी इला कर लेता है कि वो 4 माह तक अपनी पत्नी से संबंध नहीं बनाएगा, तो ऐसी स्थिति में पत्नी इस बिहाफ पर, इस इला के बिहाफ पर कोर्ट में जाकर के तलाक ले सकती है। तो ये इला भी एक प्रकार का विवाह विच्छेद का जो है भाग हो गया, यानी कि इला से भी विवाह विच्छेद हो सकता है। पत्नी इस इला को बता करके इला के बिहाफ पर जाकर के कोर्ट से तलाक ले सकती है पत्नी। अब मान लीजिए पति जिहर कर लेता है, जोहर नहीं है ये जिहर है, पति अगर जिहर कर लेता है तो भी जो है तलाक हो सकता है। कैसे? जिहर का क्या मतलब होता है? इला का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि यानी कि शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना कि 4 माह तक मैं किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं बनाऊंगा, ये तो हो गया इला। अब आपको ये सारे ही पॉइंट जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, तलाक अहसन हसन, ये सारी एक पेन पेपर पर आप पेन से पेपर पर एक एक लाइन में लिखते जाइए ताकि आपको याद रहेगा कि इला के अंदर क्या था,
जिहर के अंदर क्या था, इसके अंदर क्या था, उसके अंदर क्या था, तो ये आपको याद रहेगा। तो इसे आप एक तरह से नोट करते जाइए। लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, लेकिन नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इला पढ़ लिया, यानी कि 4 माह तक संबंध नहीं बनाने की प्रतिक्रिया करना। अब जिहर, जिहर का मतलब होता है कि तुलना नहीं करना, अपनी पत्नी की तुलना किसी निषिद्ध आस्ति से कर लेना। अब निषिद्ध आस्ति क्या होता है, ये मैंने आपको मुस्लिम विवाह जब पढ़ाया था, निकाह पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि निषिद्ध आस्ति क्या होती है। तो निश्चित आस्ति क्या होती है कि जो अपनी पत्नी की निश्चित आस्तियों से तुलना कर लेता है, यानी कि किसी रक्त संबंध से तुलना कर लेता है, किसी धात्री संबंध से तुलना कर लेता है, तो वहां पर पत्नी तलाक ले सकती है। अब क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे तो आपने निकाह अगर पढ़ा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। निषिद्ध आस्ति मतलब यानी कि अपनी बहन से तुलना कर लेता है, अपनी माँ से तुलना कर लेता है, यानी कि वो अपनी पत्नी को कह देता है कि मैं तो तुम्हें अपनी माँ के समान मानता हूँ। तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी जिहर के इस बात को लेकर के इसके ब्याह पर पति से विवाह विच्छेद कर सकती है, यानी कि विवाह विच्छेद हो जाएगा उनका। किसके, जिहर के ब्याह पे। जिहर का मतलब होता है कि पत्नी को किसी ऐसी व्यक्ति से तुलना कर लेना जिसके साथ उसका विवाह कभी नहीं हो सकता। जैसे अपनी माँ से तुलना कर लेता है, अपनी बहन से तुलना कर लेता है, या ऐसी स्त्री से तुलना कर लेता है जिसका उसने दूध पिया है। तो अगर ऐसी स्त्री से किसी से तुलना कर लेता है पत्नी की, अपनी पत्नी की, तो उस समय भी विवाह विच्छेद हो जाता है। इसे जिहर कहते हैं। इला पढ़ लिया, जिहर पढ़ लिया। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर, पति के कार्य में लास्ट पॉइंट है लियन। अब लियन क्या होता है, लियन में क्या होता है कि पति जो है अपनी पत्नी पर यह आरोप लगा देता है, मिथ्या आरोप, यानी कि एक झूठा आरोप लगा देता है पर पुरुष गमन का। अब इसमें क्या होता है कि पति अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाता है कि ये स्त्री जो है, ये पत्नी जो है, मेरी पत्नी, ये किसी और के साथ संबंध बनाया है इसने और किसी और के साथ गई है। तो ऐसा आरोप जब पति पत्नी पर लगाता है तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी उस आरोप के आधार पर, उसके आधार पर पति से विवाह विच्छेद कर सकती है। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये जो परपुरुष गमन का जो आरोप लगाया जाता है, ये आरोप गलत होना चाहिए। उसे साबित करना होगा ये आरोप गलत होना चाहिए। अगर सही आरोप लगाया गया तो ऐसी स्थिति में वो विवाह विघटन नहीं होगा, विवाह विच्छेद नहीं होगा, विवाह विघटन नहीं होगा। लेकिन अगर ये पति ने गलत आरोप लगाया तो इसके विवाह पर पत्नी जो है अपने पति से विवाह विच्छेद कर सकती है, यानी कि विवाह का विघटन किया जा सकता है। तो ये तो पढ़ लिया हमने पति के सारे कार्य। कौन कौन से एक बार छोटे से पढ़ लेते हैं। तलाक पढ़ लिया, तलाक में 2 पढ़ लिया, हसन और अहसन। उसके बाद इला पढ़ लिया, इला यानी कि शपथ या प्रतिज्ञा। जिहर पढ़ लिया यानी कि उसकी पत्नी की तुलना करना। और उसके बाद लियन पढ़ लिया यानी कि परपुरुष गमन का आरोप लगाना। तो ये तो हो गए पति के द्वारा किए गए कार्य, यानी कि पति अगर इन चारों में से कोई कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में उनका विवाह विघटन हो जाता है। अब पत्नी के कार्य हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं इधर पारस्परिक सहमति के कार्य में, यानी कि पति और पत्नी दोनों मिल करके कुछ ऐसे काम करते हैं तो उनके बीच में विवाह विघटन हो जाता है। अब ये पढ़ करके मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तलाकशुदा पत्नी से पुनर्विवाह, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना आप, ये बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। तो पहले पढ़ लेते हैं पारस्परिक सहमति से किया गया विवाह विघटन। अब खुला और मुबारक इसके 2 प्रकार है, यानी कि पारस्परिक सहमति से भी 2 प्रकार से विवाह विघटन किया जा सकता है। एक तो एक खुला प्रकार से और एक है मुबारक प्रकार से। अब खुला प्रकार क्या होता है, खुला प्रकार में क्या होता है कि जब पत्नी इंसिस्ट करती है, पत्नी अपनी इच्छा से जाहिर करती है, पति को कहती है कि मैं अपने पति से मुक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं तुमसे मुक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ, मुझे तलाक दे दो। तो जब पत्नी ये बात कहती है पति को और पति से स्वीकार कर लेता है, तो इस प्रकार का जो विवाह विखंडन होता है उसे खुला प्रकार का पारस्परिक सहमति का विवाह विखंडन कहा जाता है। खुला प्रकार का पारस्परिक सहमति का विवाह विघटन, जब पत्नी इंसिस्ट करती है, यानी कि पत्नी पति को कहती है और पति उसे स्वीकार कर लेता है। अब विवाह के टाइम हमने पढ़ा था कि पति जो है विवाह करने पर पत्नी को एक महर की राशि देता है। महर भी मैंने आपको पहले समझा चुका हूं। एक राशि होती है जो विवाह के बदले पति पक्ष द्वारा पत्नी पक्ष को दी जाती है। तो ये दी जाती है विवाह के समय। अब अगर खुला प्रकार से पत्नी पति से विवाह विघटन कर रही है, तलाक ले रही है, तो इसी स्थिति में क्या होगा कि पत्नी को भी पति को कुछ राशि लौटानी होगी। तो या तो वो अलग से कोई राशि लौटाए, या वो क्या कर सकती है कि प्रतिकर के रूप में उसे प्रतिकर देना होगा। तो उस प्रतिकर के रूप में वो क्या कर सकती है कि जो महर की राशि विवाह के समय डिसाइड हुई थी कि तलाक होने पर ये राशि मुझे पत्नी को मिलेगी, तो पत्नी क्या कर सकती है, उस महर की राशि को छोड़ सकती है। पत्नी ये कह सकती है कि मैं महर की राशि को छोड़ती हूँ और मुझे विवाह विघटन करना है। तो इस स्थिति में भी खुला प्रकार से पारस्परिक संबंध से विवाह विघटन हो सकता है, यानी कि पत्नी को कोई ना कोई प्रतिकर पति को देना होगा। अगर वो विवाह विघटन वो कर रही है तो वो प्रतिकर के रूप में या तो वो अपनी महर की राशि जो उसे मिलने वाली थी वो उसे छोड़ दे, या कोई अलग से राशि दे। तो जनरली ये होता है कि महर की राशि को छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से विवाह विघटन हो जाता है। अब बात करें दूसरे प्रकार की, मुबारक प्रकार की। इसमें क्या होता है कि इसमें तो था कि पत्नी
पति से मुक्ति प्राप्त करना चाहती है। लेकिन मुबारक में क्या होता है कि पति और पत्नी दोनों समान रूप से दोनों मिल करके एक दूसरे से विवाह विघटन करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों अपनी अपनी सहमति से विवाह विघटन कर लेते हैं, उसे मुबारक प्रकार का विवाह विघटन कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें पत्नी अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर रही, दोनों की इच्छा थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसे पत्नी को कोई प्रतिकर देने की जरूरत नहीं होती। इसमें जैसे उसने महर की राशि छोड़ी थी, इसमें उसे महर की राशि छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसे महर की राशि भी मिल जाएगी, उसे किसी भी प्रकार के कोई प्रतिकर देने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हमने पढ़ लिया विवाह विघटन के सारे ही प्रकार, जो ये 15 ही पॉइंट है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रह जाता है वो है कि तलाकशुदा पत्नी से पुनर्विवाह। मान लीजिए, अब इसे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि ये बहुत काम आता है, एग्जाम के नजरिए से बहुत काम आता है। ये मान लीजिए मुस्लिम पति है, मेल। ये मान लीजिए मुस्लिम पत्नी है, फीमेल। ठीक है। तो अब ये जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था, LLB फर्स्ट ईयर में, तब हमारे मुस्लिम जो सब्जेक्ट हमारे फर्स्ट ईयर में था, तो जब मैंने ये पढ़ा था तो हमारे बीच में क्या है कि एक लाइब्रेरी सेशन होता था, डिस्कशन सेशन। उसमें मैंने देखा था, जब हमसे पूछा गया था, हमारे सर ने किसी ने मुझसे ये पूछा था कि भाई अगर तलाक हो गया और फिर से उससे शादी करनी है उसी पति से, तो उसका क्या प्रोसेस होगा। तो हिंदू लॉ में हमने पढ़ा था कि तलाक हो गया तो भी वो पुनः शादी कर सकती है। तो इसका उत्तर भी मैंने यही दिया था कि पुनः उससे शादी कर लेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तलाक हो गया तो फिर से वापस शादी करना है तो फिर से वापस शादी कर लेंगे अगर दोनों राजी है तो इसका उत्तर ये नहीं है। दोनों वो फिर से शादी नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं परंतु उसका एक बहुत लंबा और बहुत कह सकते हो अलग ही प्रोसेस है। वो क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी मैंने उस टाइम डीप में पढ़ा था, तब जाकर के मुझे पता चला था। तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये मुस्लिम पति है, ये मुस्लिम पत्नी है। इस मुस्लिम पति ने क्या किया, अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। मुस्लिम पति ने मुस्लिम पत्नी को तलाक दे दिया। अब मुसलमानों में क्या रिवाज है कि भाई अगर तलाक दिया है पत्नी को तो पत्नी को कुछ समय इद्दत की अवधि गुजारनी होगी। इद्दत की अवधि गुजारनी होगी। इद्दत की अवधि क्या होती है कि पत्नी को कुछ समय के लिए अलग रहना होता है। मैं उस तलाक में आपको बता चुका हूँ कि कुछ समय अलग रहना होता है और उसमें किसी भी प्रकार का वो आपस में संबंध नहीं बना सकते। तो पहले तो इस पत्नी को इद्दत की अवधि गुजारनी होगी। इसके बाद भी पत्नी इससे डायरेक्ट शादी नहीं कर सकती। इसके बाद क्या करना होगा कि इस पत्नी को किसी थर्ड पर्सन से विवाह करना होगा। इस पत्नी को अपने पति को छोड़ करके किसी और थर्ड पर्सन से विवाह करना होगा। यानी कि दूसरा पॉइंट ये हो गया कि थर्ड पर्सन से विवाह करना होगा। थर्ड पर्सन से विवाह करने के बाद क्या होगा कि थर्ड पर्सन से विवाह करने के बाद सिर्फ नाम मात्र का विवाह नहीं होगा, वो उसे एक्चुअल शादी करनी होगी और शादी करने के बाद एक्चुअल संबंध, जो वास्तविक संबंध है वो बनाने होंगे इस पुरुष के साथ। यानी कि वास्तविक संबंध बनाने होंगे। वास्तविक संबंध बनाने के बाद भी क्या होगा कि वास्तविक संबंध बनाने के बाद भी ये जो थर्ड पर्सन है, जब इसकी इच्छा होगी तब ये इस पत्नी को तलाक देगा अपनी इच्छा से। पत्नी इसमें तलाक नहीं लेगी। इसमें ये जो जिस पति से इसने तलाक लिया है, जिस पति से इसने शादी की है, वो पति जब तक चाहेगा उसे इसे अपने पास रखेगा। उसके बाद जब इसकी इच्छा होगी तब जाकर के ये इसे तलाक देगा। ये इसे तलाक देगा। तलाक देने के बाद इसे फिर से क्या करना होगा, ये इसे तलाक देगा। मान लीजिए पहले तो ये पॉइंट लिखते हैं, यानी कि इससे तलाक हुआ, इससे इसका तलाक हुआ। तलाक देने के बाद क्या करना होता है, सबसे पहला मुस्लिम लॉ में वही है कि तलाक देने के बाद इसको अब फिर से इद्दत की अवधि, यानी कि इसे यहाँ से फिर से यहाँ इद्दत की अवधि गुजारनी होगी। फिर से वो इद्दत की अवधि गुजारनी होगी। फिर से उस इद्दत की अवधि के बीच में ये किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं बना सकती अपने पति से। अब वो इद्दत की अवधि पूरी हो जाएगी, तब जाकर के ये पत्नी जो है फिर अपने पुराने पति से विवाह कर सकती है। यानी कि ये इतना लंबा प्रोसेस है। पहले इसको इससे तलाक हो गया तो उसके बाद इसको इद्दत की अवधि गुजारनी होगी। इद्दत की अवधि गुजारने के बाद इसे किसी थर्ड पर्सन से शादी करनी होगी। थर्ड पर्सन से शादी करने के बाद उसके वास्तविक शादी करनी होगी। वास्तविक संबंध भी बनाने होंगे। वास्तविक संबंध बनाने के बाद जब तक इस पति की इच्छा होगी तब तक ये इससे अपने साथ रखेगा। फिर ये अपनी इच्छा से, पत्नी अपनी इच्छा से तलाक नहीं ले सकती इसमें ये पति अपनी इच्छा से इसे तलाक देगा। तलाक देने के बाद इसको फिर से इद्दत की अवधि गुजारनी होगी और फिर से इद्दत की अवधि गुजारने के बाद जाकर के ये पुनः विवाह के लिए पुनः विवाह कर सकती है। उससे पहले ये तलाक दी हुई पत्नी से पुनः विवाह नहीं कर सकते। तो ये इसका रिवाज है। यानी कि आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि तलाकशुदा पत्नी से पुनः विवाह किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो आपको इसका आंसर लिखना है कि हाँ किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया क्या होती है, ये प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। इस प्रक्रिया का नाम है शायद
हलाला। आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, वैसे हलाला ही नाम है इसका। इस प्रक्रिया जो ये सारी प्रोसेस है कि तलाक लेना, इद्दत की अवधि गुजारना, दूसरे से शादी करना, संबंध बनाना, फिर उससे उसकी इच्छा पर तलाक लेना, फिर इद्दत की अवधि गुजारना और फिर जाकर के वापस पुनः अपने पहले पति से शादी करना, इस पूरी प्रोसेस को हलाला कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हलाला किसे कहते हैं। तो हलाला अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी प्रोसेस उसमें लिखनी है। तो टोटल कितने 16 पॉइंट हो गए। इन 16 ही पॉइंट को आपको याद रखना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। सिर्फ इस पॉइंट को आपको मिक्सअप नहीं करना है किसी दूसरे पॉइंट के साथ। तो आप एक बार टेस्ट करके सभी पॉइंट के अंदर क्या क्या मैटर है वो लिख लीजिए वीडियो को रिवाइंड करके। आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ी कम एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं दूसरी बार बना रहा हूँ। एक बार मैं पहले बना चुका हूँ लेकिन कैमरा स्टोरेज की कमी की वजह से वो पूरी नहीं बन पाई, तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ी है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं पत्नी द्वारा तलाक के तरीकों पर या पत्नी द्वारा किस प्रकार से तलाक लिया जा सकता है उस पर बनाने वाला हूँ। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।